हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान आपका शुरू होता है 1961 से लेकर 66 तक आपका गया था। और इस प्लान में ये बात की गई कि केंद्र स्तर पर एक ऐसी स्वायत्त परिषद या एक निकाय की जरूरत है, या एक ऑटोनॉमस बॉडी की रिक्वायरमेंट है सेंट्रल लेवल पर, जो एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में क्या ला सके, गुणवत्ता ला सके। ठीक है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी शुरू हुई फिर एज एन ऑटोनॉमस बॉडी विच वाज सेट अप इन 1961। अब 2 ईयर आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है आपका 27 जुलाई 1961 को। लेकिन जो इसने औपचारिक रूप से या ऑफिशियली वर्क करना शुरू किया वो किया इसने 1 सितंबर 1961 को। तो आप ऑप्शंस को देखकर फिर आप टिक करेंगे। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो ये वाली डेट दे दे। ठीक है। तो ये डेट भी आपके एनसीईआरटी संबंधित है, इसको एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन ऑफिशियली वर्क उसने 1 सितंबर 1961 से करना शुरू किया था। तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो आपकी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसीज और प्रोग्राम्स और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कैसे आ सकता है एजुकेशन में, ये इसके बारे में सलाह देने के लिए एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। अब देखिए, एनसीईआरटी को बनाया गया था 7 एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब 7 पहले से ही जो मौजूद आपके सरकारी संगठन थे, इनको मर्ज कर दिया गया। मर्ज कर दिया मतलब इन सबको एक साथ मिला दिया गया और फिर एनसीईआरटी बनाया गया। अब वो संस्थान क्या क्या थे वो भी आपको पता होने चाहिए। तो वो थे आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, और सभी के हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। केंद्रीय शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो, माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र और राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य शिक्षा संस्थान। ये जो आपके 7 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही रन कर रहे थे, इन सबको मर्ज करके एनसीईआरटी को बना दिया गया। अब ऑर्गेनाइजेशन में देखिए क्या क्या है इनका। जो इनका सबसे पहले आता है वो है आपका जनरल बॉडी। ठीक है। जनरल बॉडी आता है। अब जनरल बॉडी में कौन कौन होता है? जनरल बॉडी यानी सामान्य निकाय में एक तो होंगे आपके एचआरडी मिनिस्टर। ठीक है। एचआरडी मिनिस्टर, जिसे आप आज क्या जानते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री को आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आपका जो शिक्षा मंत्रालय यानी उनके जो मिनिस्टर होते हैं, वो आपके जनरल बॉडी के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। अब एक्स ऑफिशियो कहने का मतलब क्या है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है आपका पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा वो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा? एनसीईआरटी जनरल बॉडी का प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी चेक कर लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट मेंबर्स जैसे क्या होते हैं? आपका एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं सारी ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के। अब देखिए, इनको मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि ये आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो भी आपके एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं सभी स्टेट्स के यानी राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के, वो इसके मेंबर होते हैं। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है आपका, उसके जो चेयरपर्सन है वो इसके मेंबर होते हैं। जो वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के यानी कुलपति जो होते हैं, हर रीजन से ले लिया इन्होंने, जैसे नॉर्थ का, ईस्ट का, साउथ का, वेस्ट का, सबका इन्होंने वहां एक एक रीजन से जो है एक एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अगर यहाँ पे हो गया तो 4 वाइस चांसलर जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के फ्रॉम एवरी रीजन, यहाँ पर ये इसके मेंबर होते हैं। सीबीएसई के चेयरमैन भी इनके मेंबर होते हैं। और जो आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के जो कमिश्नर होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ कुछ ही लिखे हैं, इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, लेकिन आप इतने भी पढ़ेंगे तो काफी है आपके लिए। ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ सदस्यों को नामित भी करती है, कुछ आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है। अब देखो, दूसरी आती है आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी। अभी हमने जनरल बॉडी की बात करी, किससे मिलकर बना हुआ है संगठन। अब हम एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है आपका क्या है? ये कार्यकारी समिति जो एग्जीक्यूट करेगी यहाँ के कार्यक्रम को। तो जो चेयरमैन होते हैं इसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के, वो तो होते हैं आपके अगेन एचआरडी मिनिस्टर, यानी कि जो आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होंगे वो आपके क्या होंगे? एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन होंगे। और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस चेयरमैन आपके होते हैं स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है। जो स्टेट के आपके शिक्षा मंत्री होते हैं, राज्य शिक्षा मंत्री, वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट मेंबर्स इंक्लूड सेंट्रल एजुकेशन सेक्रेटरी। ठीक है।
जो आपके सचिव होते हैं केंद्र शिक्षा सचिव, फिर चेयरमैन ऑफ यूजीसी और डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी, ये सब इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो 4 जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं टीचर्स के, यानी शिक्षक होंगे वो, और 2 होंगे शिक्षाविद यानी एजुकेशनिस्ट। ठीक है, तो ये हुई आपकी कार्यकारी समिति। अब अगर हम बात करें काउंसिल की, यानी ये परिषद किससे मिलकर बनी होती है, तो हाईएस्ट ऑफिसर जो होता है वो काउंसिल का डायरेक्टर कहलाता है, ठीक है, निर्देशक। और इसका जो चयन है या फिर जो इसकी नियुक्ति है आप कह सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है फॉर द टर्म ऑफ 5 इयर्स। 5 साल के लिए इनका जो है कार्यकाल होता है। तो टेन्योर याद रखेंगे आप कि हाईएस्ट ऑफिसर को एक तो डायरेक्टर या निर्देशक कहते हैं, टेन्योर इनका 5 साल का होता है। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 3 चीजें यहां से निकल के आई। अब हेडक्वार्टर्स देखिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं, देखो यहाँ पर। ठीक है, हेडक्वार्टर्स है आपका श्री औरबिंदो मार्ग इन न्यू दिल्ली। तो एनसीईआरटी का आपका मुख्यालय कहाँ है? और बिंदु मान न्यू दिल्ली में है। इस समय डायरेक्टर कौन है इसके? दिनेश प्रसाद सकलानी, ये करंट डायरेक्टर है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके डायरेक्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो इस समय हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसके मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो इसके क्या हो गए? प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, ध्येय वाक्य क्या है आपका? ध्येय वाक्य जो एनसीईआरटी का आता है वो है विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये इसका ध्येय वाक्य है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है लाइफ इटर्नल थ्रू रनिंग। तो मोटो जो है इसका कहाँ से लिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ईशा उपनिषद से लिया गया है। तो एनसीईआरटी का आपका ध्येय वाक्य क्या है, ये आप याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है और कहाँ से लिया गया, तो ईशा उपनिषद से लिया गया। अब इसके लोगो की बात कर लेते हैं। जो इसका लोगो है आप देख सकते हैं, आपने एनसीईआरटी का ये लोगो चेक किया होगा, ठीक है, कई जगह आपको मिला होगा। तो एनसीईआरटी का जो ये लोगो है कहाँ से लिया गया है, ये अशोकन पीरियड का है आपका। अशोक के पीरियड का एक रेलिक है जो कि 3rd सेंचुरी बीसी का से बिलोंग करता है। और इसे फाइंड किया गया था, जो आपकी खुदाई वगैरह हुई थी मस्की रायचूर कर्नाटक में। ठीक है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, मस्की वहां जगह है एक, वहां में जब खुदाई वगैरह हुई थी तब इसे प्राप्त किया गया था। और यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये 3 इंटरवाइंड स्वान्स है, ये स्वान है और जो एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरवाइंड है, इंटैंगल्ड है। ठीक है, ये तीनों। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एनसीईआरटी के कामों को। एनसीईआरटी के 3 पहलू या 3 काम क्या है? अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण और विस्तार। इन तीनों का इंटीग्रेशन या फिर आप कह सकते हैं एकीकरण है। ठीक है, एनसीईआरटी आप जानते हैं किसके लिए काम करता है? एक तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए काम करता है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और ट्रेनिंग के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है इंटरवाइंड है, इसी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 3 इंटैंगल्ड स्वान्स। अब देखो मेजर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या है एनसीईआरटी के, विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो एनसीईआरटी के आप देखेंगे, ये याद करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ये जो आपके 8 हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट इनके डिफरेंट रीजन्स में लोकेटेड कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। तो ये इसमें से आपका सबसे पहले आ जाता है जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनआईई, जो कि न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड है। ठीक है, यहाँ कहाँ से मान्यता प्राप्त है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है एक तो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स वगैरह अरेंज करना। स्कूलों में जो रिसर्च वगैरह होती है वो भी कहीं ना कहीं एनआईई द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, दूसरा आ गया आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सीआईईटी। ठीक है, ये भी आपका न्यू दिल्ली में है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या करता है? एक तो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री और जितना भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका सॉफ्टवेयर हुआ, हार्डवेयर हुआ, उसका जो प्रबंध है वो सीआईईटी करता है आपका। ठीक है, इसके अलावा जो आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं रेडियो पर या फिर टीवी पर, तो वो एजुकेशनल प्रोग्राम जो है उनको तैयार करना और उनको प्रॉपरली एजुकेशनल रेडियो और एजुकेशन जो चैनल्स है टीवी पर उनको ब्रॉडकास्ट करवाना भी किसका काम है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काम है। फिर आता है आपका तीसरा, पंडित सुंदर शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल। ठीक है, तो ये किसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है? तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली वोकेशनलाइजेशन के लिए। ठीक है, +2 लेवल के लिए, मतलब 10+2 लेवल जो आपका होता है, मतलब 12th के बाद बच्चे जो है कोई ना कोई व्यवसाय जो है वो चयन करते हैं उसका। तो जो वोकेशनलाइजेशन करना है एजुकेशन का और जो ट्रेनिंग देनी है टीचर्स को फॉर वोकेशनल करिकुलम, कि किस तरीके से आप व्यवसायिक पाठ्यक्रम पढ़ा सकते हैं, उसके लिए टीचर्स को भी ट्रेन करना जरूरी है। वो सब कार्य कौन देखता है? वो ये संस्था देखती है। ठीक है,
इसके बाद बात करेंगे आपके क्या है, ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 5 है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। आरआई अजमेर, देखो अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, मैसूरू में है, शिलोंग में, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 5 आपके रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर काम क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक तो यहाँ पर 2 साल का बीएड चलता है, अगर आप क्या करके आए, ग्रेजुएशन करके आए, तो आप 2 साल का बीएड ले सकते हैं। इसके अलावा आपका इंटीग्रेटेड बीएड भी यहाँ पे चलता है। ठीक है, और वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इंटीग्रेटेड तो अब होने ही वाला है। ठीक है, बहुत थोड़े समय बाद जो होगा, क्या होगा, ये आपके जो 2-2 1-1 साल के बीएड होते थे ना, ये सब तो खत्म हो जाएंगे, फिर इंटीग्रेटेड बीएड ही आएगा। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, RIE देखता है। एक और चीज जो है एनसीईआरटी से जुड़ी हुई है, वो है आपका नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम। ठीक है, NTSE, ऐसी आएगा NTSE। ये आपका 1963 में शुरुआत की गई थी। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके द्वारा जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती थी। ठीक है, एग्जाम होता था, एग्जाम में क्वालिफाई करने पर जो है ये वाले स्टूडेंट्स को, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को जो अच्छा स्कोर करते थे, उनको स्कॉलरशिप्स मिलती थी। तो ये आपका प्रोग्राम काफी चला उस समय, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपका ये जो टैलेंट प्रोग्राम है, इसका नेम चेंज किया गया और इसे नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम किया गया। पहले नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम था, अब ये नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम हो गया, NTSE। क्योंकि आपकी जो 1968 की जो पॉलिसी आई थी, उसमें आपके क्या हुआ था, उसमें आपका 10+2 वाला पैटर्न स्टार्ट हो गया था। तो वहां पर इन लोगों के लिए अलग अलग क्लासेस में इस तरीके से कंडक्ट कराना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, अब जो है ये प्रोग्राम जब रीनेम कर दिया गया NTSE के नाम से, तो ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है फॉर क्लास 10th 11th 12th। करंटली अभी सिर्फ ये 10th क्लास के लिए ही कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब कार्य देख लेते हैं पहले इनके, तो फंक्शंस क्या है इनके, कि सबसे पहले तो ये जो आपके स्कूली क्षेत्र से संबंधित शिक्षा में जो अनुसंधान है, उसमें सहायता प्रदान करना, उसको बढ़ावा देना, उसमें कोऑर्डिनेशन लेके आना, समन्वय बिठाना, ये सब जो है आपका एनसीईआरटी का कार्य है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे, आप जानते ही हैं कि जो आपकी बुक्स बनती हैं, वो सारी क्या होती हैं, आपकी एनसीईआरटी की ही किताबें होती है जो आपके स्कूलों में लगाई जाती हैं। तो ये जो मॉडल पाठ्य पुस्तकें हैं, उनको तैयार करना, पूरक सामग्री तैयार करना, समाचार पत्र वगैरह प्रकाशित क्या करने हैं, इसमें किस तरीके से तैयार करना है, वो सब चीजें भी जो है आपकी एनसीईआरटी देखती है। फिर अगर हम बात करें तो शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना। ये आप जानते हैं कि जो शिक्षक टीचर जो होते हैं, वो अभी टीचिंग लाइन में आए नहीं है, अभी उनकी प्रायर एक ट्रेनिंग होती है, जैसे बीएड डीएलएड वगैरह। इसके बाद जब वो एक बार आ जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो नई नई चीजें आती जा रही है, तो उनको अपडेट करना जरूरी है। इसके लिए इन सर्विस ट्रेनिंग्स भी होती है, जो आपके जो इन सर्विस टीचर्स होते हैं, जिनकी नौकरी लग चुकी है, वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनको भी बीच बीच में क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि नई नई चीजों से वो अवेयर हो सके। जैसे कि आपने देखा ही होगा, आजकल स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह का बहुत प्रचलन है, तो ये कहा जाता है कि जो स्मार्ट बोर्ड्स है, वो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लगाया जाए, हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई हो। तो वो सब क्या करना पड़ेगा, टीचर को भी तो सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी क्या होता है, नई टेक्निक को सीखने के लिए टीचर की क्या होती है, इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है। आपका फिर हम बात करें नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास करना, जो आपकी नई, मैंने बताया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जो भी आपकी नई नई चीजें आ रही है, नए मेथड्स आ रहे हैं, उनको भी लोगों तक पहुंचाना, उनका विकास करना, उसको क्या करना, टीचर्स को बताना और सिखाना। फिर है आपका राज्य के जितने भी शैक्षिक विभाग विश्वविद्यालय है, उन सबके बीच में जो है, जो सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ वगैरह है, शैक्षिक संस्थान, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन और सहयोग बिठाना भी इन्हीं का काम है। फिर स्कूलों से संबंधित मामलों में विचारों और सूचनाओं के लिए क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके कोई भी मामले आ रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं स्कूल्स में, तो वो सारी चीजें, या फिर स्कूलों को क्या सूचना प्रदान करनी है गवर्नमेंट की तरफ से, या क्या फैसले लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी जो है ये कार्य करता है। किसको कौन सी सूचना पहुंचानी है, वो सब कार्य कौन देखेगा, एनसीईआरटी देखेगा। फिर NIE क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के प्रशासन की निगरानी करना। तो आपके जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, और उनके अंदर जितने भी महाविद्यालय आ रहे हैं आपके, उनके प्रशासन को देखना, उनकी निगरानी करना, ये सब काम भी इन्हीं का है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो छात्रवृत्ति दी जाती है, जैसे NTSE का एग्जाम जिसकी हमने बात की, प्रतिभाशाली छात्रों को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें जो है उसके लिए ये प्रावधान करते हैं। तो आपका ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ से ये पॉइंट है। फिर इसके बाद
जो स्कूली शिक्षा है उससे संबंधित डेटा और जानकारी एकत्र करना भी इनका काम है। जो समय समय पर स्कूल का जो है डेटा भी कलेक्ट किया जाता है, कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, क्या क्या वहां पर दिक्कतें आ रही है, कितनी पाठ्य पुस्तकें मिल रही हैं, हर चीज का जो डेटा है वो भी जो है एनसीईआरटी के पास आता है। संबंधित डेटा और जानकारी को एकत्र करती है, जिसके उसके अनुसार जो है आप शिक्षा से रिलेटेड आप एक सही पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये भी आपका एक काम हो गया। 9th वाला पॉइंट हो गया ये आपका, और 10th आपका पॉइंट ये आएगा, जो आपका यहाँ पर आएगा 10th पॉइंट। यह सभी स्तरों के स्कूली शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। तो जो भी आपका करिकुलम है वो कौन डिसाइड करता है क्या पढ़ाया जाएगा? अब तो आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में जो है एक जैसा करिकुलम पढ़ाया जाता है। अगर सीबीएसई के स्कूल हैं तो एक जैसा करिकुलम ही वहां पर फॉलो करेंगे। तो यह सभी स्तरों के स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण भी करता है। करिकुलम डिसाइड करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एनसीईआरटी का टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपके निकल के आ रहे हैं आप उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे आपकी कौन सी घटक इकाइयाँ कौन सी हैं, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स कौन से हैं, इसके लोगों के बारे में जो विषय में हमने बात करी, और जो भी इनके हेडक्वार्टर, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट कौन होता है इसका, ठीक है, ये सारी चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। स्थापना कब हुई, साल वगैरह सब याद रखेंगे। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये भी दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपकी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पर आप देखेंगे जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स अगर हमने 8 यूनिट्स की बात करी, एनआईई, सीआईईटी, पीएसएस, सीआईवीई, और आपका आरआईई यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये देखो अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, मैसूर है और शिलोंग है। तो ये सब चीजें यहाँ पर सारी दी गई हैं, आप इसको यहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। ओरिजिनल वेबसाइट जो है इसकी, ये एनटीएससी की बात हमने की। इसके अलावा बहुत सारी चीजें अब इवेंट्स अब ऐड होते जा रहे हैं, क्योंकि जब ई रिसोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारी नई स्कीम्स लॉन्च हुई है, तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ऑब्वियसली उससे जुड़ी हुई है। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।